क्या आप जानते हैं कि संज्ञेय अपराध में पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती? क्या आप जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है और यह आपात स्थिति में आपकी कैसे मदद कर सकती है? क्या आप नए आपराधिक कानूनों के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं? अधिकांश लोग अभी भी पुरानी प्रक्रिया का पालन करते हैं, लेकिन बीएनएसएस 2023 के तहत नियम बदल गए हैं। इस वीडियो में मैं समझाऊंगा एफआईआर क्या है, यह कब अनिवार्य है, आपके कानूनी अधिकार क्या हैं, और यदि पुलिस मना करे तो क्या करें। बीएनएसएस 2023 के तहत एफआईआर को सरल और व्यावहारिक तरीके से समझने के लिए यह पूरा मार्गदर्शक अवश्य देखें। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, आप जीपे क्यूआर कोड स्कैन करके 59 रुपये या 119 रुपये का योगदान देकर इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। आप किसी भी समय सदस्यता रद्द कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग कानूनी जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। अब हम विषय की ओर बढ़ते हैं। परिचय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के लागू होने के साथ एफआईआर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को अपडेट और आधुनिक बनाया गया है। कई लोग अभी भी इन बदलावों से अनजान हैं और पुरानी प्रक्रिया पर निर्भर हैं। यह वीडियो बीएनएसएस 2023 के तहत एफआईआर, उसका अर्थ, प्रक्रिया, अधिकार और उपाय का एक पूर्ण, व्यावहारिक और कानूनी रूप से सटीक मार्गदर्शक प्रदान करता है। 1. एफआईआर क्या है? कानूनी परिभाषा। एफआईआर वह पहली सूचना है जो पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में दी जाती है। बीएनएसएस 2023 के तहत एफआईआर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 द्वारा नियंत्रित है, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 154 का स्थान लिया है। एफआईआर का उद्देश्य है आपराधिक कानून को गतिशील करना, पुलिस को संज्ञेय अपराध की जानकारी देना, जांच प्रारंभ करना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एफआईआर में हर छोटी बड़ी जानकारी होना आवश्यक नहीं है। यह तथ्यों का विश्वकोश नहीं है। अपराध का संक्षिप्त विवरण भी पर्याप्त है। 2. असंज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। एफआईआर दर्ज करने से पहले संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का अंतर समझना आवश्यक है। संज्ञेय अपराध ये गंभीर अपराध होते हैं जहां पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है। पुलिस अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू कर सकती है। उदाहरण हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती, दहेज मृत्यु। ऐसे मामलों में पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी होती है। असंज्ञेय अपराध ये कम गंभीर अपराध होते हैं जहां पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं कर सकती। पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच नहीं कर सकती। उदाहरण मानहानि, साधारण चोट, सार्वजनिक उपद्रव, छोटे विवाद। ऐसे मामलों में पुलिस एनसीआर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज करती है और शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजती है। 3. एफआईआर कैसे दर्ज की जा सकती है? बीएनएसएस के तहत एफआईआर कई तरीकों से दर्ज की जा सकती है। पुलिस स्टेशन में मौखिक रूप से, लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, टेलीफोन द्वारा, बाद में लिखित पुष्टि के साथ, ऑनलाइन पोर्टल ई-एफआईआर सुविधा। प्रक्रिया। पुलिस मौखिक सूचना को लिखित रूप में दर्ज करेगी। इसे सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाएगा। सूचना देने वाला हस्ताक्षर करेगा। एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी। यह कानूनी अधिकार है। पुलिस एफआईआर की प्रति देने से मना नहीं कर सकती। 4. एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण सर्वोच्च न्यायालय दिशा निर्देश। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं कर सकती। पंजीकरण में देरी नहीं कर सकती। पंजीकरण से पहले विस्तृत जांच नहीं कर सकती। हालांकि सीमित प्रारंभिक जांच केवल कुछ मामलों में की जा सकती है। वैवाहिक विवाद, व्यावसायिक लेनदेन, चिकित्सीय लापरवाही, भ्रष्टाचार के मामले,
शिकायत में असामान्य देरी। इन मामलों में भी जांच केवल यह देखने के लिए होती है कि संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं, आरोपों की सत्यता जांचने के लिए नहीं। 5. महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा। बीएनएसएस 2023 महिलाओं के लिए मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में एफआईआर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। आवश्यकता होने पर बयान घर पर दर्ज किया जा सकता है। दिव्यांग पीड़ितों के लिए विशेष सहायता। वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। आवश्यक होने पर दुभाषिया या विशेष शिक्षक उपलब्ध कराया जाएगा। ये सुरक्षा समान, सुरक्षा और पहुंच सुनिश्चित करती हैं। 6. एफआईआर महत्वपूर्ण परिवर्तन। बीएनएसएस 2023 के तहत 0 एफआईआर को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। इसका अर्थ है एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। क्षेत्राधिकार मायने नहीं रखता। पुलिस बाद में संबंधित थाने को स्थानांतरित करेगी। यह आपात स्थितियों में अत्यंत उपयोगी है। उदाहरण: यदि अपराध किसी अन्य शहर में हुआ है, तब भी आप निकटतम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। 7. ई-एफआईआर और डिजिटल पंजीकरण। बीएनएसएस आपराधिक प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति को मान्यता देता है। अब एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की जा सकती है, ऑनलाइन पंजीकृत की जा सकती है, डिजिटल हस्ताक्षर की जा सकती है। आवश्यकता होने पर बाद में भौतिक हस्ताक्षर से पुष्टि की जा सकती है। यह पारदर्शिता और पहुंच को बेहतर बनाता है। 8. यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो? यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है, तो आपके पास निम्न उपाय हैं। चरण 1. लिखित रूप में पुलिस अधीक्षक से संपर्क करें। चरण 2. पंजीकृत डाक या ईमेल से शिकायत भेजें। चरण 3. मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन करें। चरण 4. पंजीकरण और जांच हेतु निर्देश मांगे। मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की शक्ति होती है। 9. एफआईआर का साक्ष्यात्मक मूल्य। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एफआईआर प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, दोष सिद्ध करने का प्रमाण नहीं है। इसका उपयोग केवल पुष्टिकरण के लिए, गवाह के विरोधाभास के लिए, घटनाओं के प्रारंभिक संस्करण दिखाने के लिए। इसलिए एफआईआर में छोटी मोटी कमी से मामला समाप्त नहीं होता। 10. महत्वपूर्ण व्यावहारिक बिंदु। एफआईआर कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है, केवल पीड़ित ही नहीं। एफआईआर में देरी समझाई जानी चाहिए, पर यह घातक नहीं है। एक ही अपराध के लिए कई एफआईआर सामान्यतः स्वीकार नहीं होती। दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली जा सकती। झूठी एफआईआर कानूनी परिणाम ला सकती है। निष्कर्ष: प्रथम सूचना रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली की नींव है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होने के बाद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुलभ और तकनीक आधारित हो गई है। हर नागरिक को जानना चाहिए एफआईआर कब अनिवार्य है, एफआईआर कैसे दर्ज करें, आपके अधिकार क्या हैं, पुलिस मना करे तो क्या करें। इन अधिकारों की जानकारी आपको सुरक्षित रख सकती है और न्याय सुनिश्चित करने में मदद कर सकती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।